तो दोस्तों ये टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट 3 है। तो इसमें हम लोग चलिए पढ़ते हैं उन्नत या प्रगतिशील आयोजक मॉडल। ये ऑसोबेल का मॉडल है। ऑसोबेल का मॉडल है। यह मॉडल महान शिक्षाविद मनोवैज्ञानिक डेविड ऑसोबेल द्वारा दिया गया है। इस मॉडल की प्राथमिक चिंता शिक्षकों को बड़ी संख्या में सूचनाओं को बहुत सार्थक और कुशल ढंग से व्यवस्थित और संप्रेषित करने में सहायता करना है। यह मॉडल मौखिक सीखने के सिद्धांत से लिया गया है। जैसा कि हम समझते हैं, कोई भी विषय अवधारणाओं की एक श्रृंखला है। जब हम इन तथ्यों को स्वीकार करते हैं तो वह भी हमारे मस्तिष्क में एक श्रृंखला के रूप में आकर बस जाता है। नई अवधारणाओं को पुराने के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इससे पहले हमें छात्रों के साथ बड़े विचारों का पता लगाने की आवश्यकता होती है। मानसिक मॉडल, मेंटल मॉडल क्या है? तो यह उन्नत आयोजक मॉडल के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। यह मानसिक मॉडल किसी भी संगठित पैटर्न जैसे कि दृश्य प्रतिनिधित्व है, जिसमें संरचना और प्रतिक्रिया एक प्रकार का प्रवाह चार्ट दोनों सम्मिलित होते हैं। तो इसमें संरचना और प्रक्रिया दोनों शामिल होते हैं। यह छात्र को सामग्री ज्ञान को समझने में सहायता करता है या समस्याओं को हल करने में सहायता कर सकते हैं। यह सार्थक मौखिक सीखने का ढंग है। इसकी 3 प्रमुख सोच है। पहला, ज्ञान, ये पाठ्यक्रम सामग्री कैसे व्यवस्थित की जाए। तो पाठ्यक्रम की जो सामग्री है उसको कैसे व्यवस्थित किया जाए, फर्स्ट चैप्टर में क्या होगा, सेकंड चैप्टर में क्या होगा। ये नई जानकारी सीखने को संसाधित करने के लिए मस्तिष्क कैसे काम करता है। तो अगर हमें कोई नया पाठ पढ़ना है, नई चैप्टर पढ़ना है, उसके लिए जानकारी को संसाधित करने के लिए मस्तिष्क कैसे काम करता है उस पर इसका ध्यान रहता है। फिर शिक्षक पाठ्यक्रम और सीखने के बारे में इन विचारों को कैसे लागू कर सकते हैं जब वे छात्रों को नई सामग्री निर्देश प्रस्तुत करते हैं। यह मॉडल छात्र की संज्ञानात्मक संरचना को सशक्त करने के लिए बनाया गया। तो ये जो मॉडल है हमारी कॉग्निटिव जो स्ट्रक्चर है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए बनाया गया। वाक्य विन्यास या वाक्य रचना विचार, सिंटैक्स। तो इसके अधीन ऑसबोल के प्रगतिशील आयोजक मंडल में गतिविधि के 3 चरण हैं। पहला है अग्रिम आयोजक की प्रस्तुति, यानी मानसिक रूप से आप मॉडल तैयार करिए। अग्रिम आयोजक की प्रस्तुति, आप पहले मानसिक रूप से मॉडल तैयार करिए। फिर शिक्षण कार्य या शिक्षण सामग्री की प्रस्तुति, आपने पहले एक मेंटल ओवरव्यू बना लिया। अब आप जो आप पढ़ाने वाले हैं उसकी सामग्री आप प्रस्तुत करिए। फिर तीसरा है संज्ञानात्मक संगठन का सुदृढ़ीकरण, यानी कि आप अब इसमें सीखने की सामग्री का संबंध विद्यमान विचारों से करना होता है ताकि एक सक्रिय सीखने की प्रक्रिया को लाया जा सके, कि आप सीखने की जो सामग्री है उसका संबंध विद्यमान विचारों से इसमें करना होता है। तो अब नेक्स्ट है इसमें डेविड कोल्ब का अधिगम चक्र, डेविड कोल्ब्स लर्निंग साइकिल। तो हमने अभी अभी संज्ञानात्मक, व्यवहारवाद और रचनावाद की अवधारणाओं पर चर्चा की है। इस तरह डेविड कोल्ब का सीखने का अनुभव स्वतः ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह उपरोक्त का संयोजन है, यानी कि ये तीनों चीजों को संयोजित करके बनाया गया एक मॉडल है या चक्र है। यह मॉडल 2-3 प्रक्रियाओं के रूप में है। इसमें चिंतनशील या अनुभवात्मक शिक्षण मॉडल भी कहा जाता है। तो इसे चिंतनशील यानी थिंकिंग बेस्ड या ऑब्जर्वेशनल टीचिंग जो मॉडल है उसे कहा जाता है। और नेट JRF परीक्षा में कुछ प्रश्न इससे पूछे गए हैं। हालांकि यह शुरू में कठिन लग सकता है, लेकिन हमारी चर्चा से अभ्यर्थियों को सहायता मिलेगी। यह एक व्यवहारिक विषय है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य अधिगम यानी लर्निंग या सीखना होता है। तो टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लर्निंग होता है। अधिगम चक्र को निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, ठोस अनुभव, कंक्रीट एक्सपीरियंस। ठोस अनुभव एक नए अनुभव या स्थिति के रूप में या नई अवधारणाओं के अवलोकन में वर्तमान अनुभव की पुनर्व्याख्या के रूप में हो सकता है। मान लीजिए कि आप सहायक प्रोफेसर के पद पर सेवा प्राप्त करते हैं और कक्षा में शिक्षण के समय आपको कुछ ठोस अनुभव प्राप्त होते हैं। आपने बच्चों से इंटरेक्शन किया, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और आप जाके बच्चों से कुछ इंटरेक्ट करते हैं और आपको कुछ ठोस अनुभव प्राप्त होते हैं। ठोस अनुभव इन द सेंस कि आपको नए अनुभव मिलते हैं, स्थिति के रूप में नई अवधारणाएं आपको मिलती हैं, बच्चों से आपको कुछ सीखने को मिलता है। तो फिर आप अब अपने नॉलेज को थोड़ा सा चेंज करेंगे और उनके अनुसार ढालने का प्रयास करेंगे और थोड़ा सा उसमें अमेंडमेंट करने का प्रयास करेंगे। नए अनुभव का चिंतनशील अवलोकन, तो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, हम उनके वर्तमान ज्ञान के आलोक में अपने ज्ञान यानी नई शिक्षा को जोड़ या संशोधित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई है तो उसमें जो बताया गया है, तो हम अब अपने जो पुराना ढर्रा था उसमें तो ठीक है, अब हम इसमें इसके अनुसार अपने ज्ञान को कैसे ढाल सकते हैं, इसमें ये। हालांकि आप कक्षा में बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं,
लेकिन फिर भी भविष्य में कक्षाओं की बेहतरी के लिए कुछ चीजें सीखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अब बच्चों से आपको पता चला कि सर हम अगर डिजिटली पढ़ें तो हमको बहुत अच्छा लगता है, तो आपने अपने जो शिक्षण है उसमें डिजिटल बोर्ड का उपयोग करना स्टार्ट कर दिया। नए नए आप कॉन्सेप्ट को चित्रों के माध्यम से समझाना प्रयास कर दिया, वीडियो के माध्यम से। तो यही है कि आप कुछ ना कुछ नया करते जा रहे हैं। एक शिक्षक के अध्ययन प्रक्रिया निरंतर होती है, तो ये जो टीचिंग प्रोसेस है, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस है, ये हमेशा चलने वाली प्रोसेस है, निरंतर होती है। इस चरण को समीक्षा भी कहा जाता है, आप समीक्षा करके आगे बढ़ रहे हैं। फिर अमूर्त अवधारणा, अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन। चरण में दो प्राप्त प्रतिबिंब एक अमूर्त अवधारणा के रूप में हमारे मस्तिष्क में बस सकते हैं। बेहतर सिखाने के कुछ सिद्धांत हमारे मस्तिष्क में बस जाते हैं। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, हम अब डिजिटल माध्यम से ही पढ़ाएंगे। तो कुछ प्रतिबिंब हमें बन गए कि हम डिजिटल माध्यम से पढ़ाएंगे, हम चित्रों के माध्यम से पढ़ाएंगे, हम वीडियो के माध्यम से पढ़ाएंगे। तो ये कुछ अवधारणात्मक जो चित्र हैं, बेहतर सिखाने के कुछ सिद्धांत हमारे मस्तिष्क में बस गए। फिर सक्रिय प्रयोग, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। हम भविष्य की स्थितियों में अमूर्त अवधारणाओं को लागू करेंगे। अब वही चीज़ों को हम अब आगे जो क्लास लेंगे तो डिजिटली माध्यम से लेंगे, वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। शिक्षक छात्रों को बेहतर तरीके से पढ़ाने के लिए अपने विचारों को कक्षा में लागू करता है। तो आपको कुछ ठोस अनुभव प्राप्त होते हैं, फिर आप उसमें चिंतनशील अवलोकन करते हैं। तो उसके बाद आप अमूर्त अवधारणा के बारे में सोचते हैं, कुछ दिमाग आपके बारे में, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में बस जाती हैं और फिर आप सक्रिय उसका प्रयोग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको ठोस अनुभव मिला इन द सेंस कि सर अगर हमें आप डिजिटली पढ़ाएं, आप चित्रों के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आप हमें पढ़ाने का प्रयास करें तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। आपने उसका अवलोकन किया कि अच्छा बच्चे ऐसे बोल रहे हैं, हो सकता है ये अच्छा हो। आपने सर्च किया, यूट्यूब पे देखा और कैसे और अन्य जो टीचर हैं कैसे पढ़ा रहे हैं, तो आपको लगा हाँ ये बात सही है। आपने कंसेप्चुलाइजेशन किया कि अब मैं ऐसी ऐसी चीज़ें करूँगा, डिजिटली पढ़ाऊँगा, चित्रों के माध्यम से पढ़ाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा। फिर आपने उसका प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। तो यही है, ये पूरी साइकिल है। तो ठोस अनुभव महसूस करना, इसमें विचलन महसूस करना और देखना। इसमें सबसे पहले आपको विचलन आप महसूस करेंगे, जो आपका सेट पैटर्न है, और उसे आप देखने का प्रयास भी करेंगे। फिर आप यहाँ पर चीज़ों को आत्मसात और सोचना और देखना की प्रक्रिया को आप अपनाएंगे। फिर अभिसरण सोचना और करना, अभिसरण सोचना और करना, और फिर समायोजन सोचना और करना। तो आपने इसको समायोजित कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया। तो ये अबाध क्रम से प्रसंस्करण की ओर हम बढ़ेंगे, और यहाँ पर अनुभूति से अबाध क्रम की ओर हम लोग ये पूरा सर्किल बनेगा। इस प्रकार से ये 4 चरण नीचे दिए गए डायग्राम से के बाहरी हिस्सों को पूरा करते हैं। ठोस अनुभव महसूस करना, सक्रिय प्रयोग करना, ये समायोजन है, और चिंतन अवलोकन देखना, ये विचलन है। अमूर्त अवधारणा, ये सोचना है, इस पर अभिसरण किया जाएगा और इसको आत्मसात कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर विचलन डाइवर्जिंग, आत्मसात एसिमिलेशन, अभिसरण कन्वर्जिंग, और समायोजन एकोमोडेटिंग, इनको संक्षिप्त रूप से DACA भी कहा जाता है। और इस प्रकार अनुभव करना या भावना, फीलिंग, पर्यवेक्षण, वाचिंग, सोचना, थिंकिंग, और कार्य करना, एक्शन, इनको संक्षिप्त रूप से FWTA कहा जाता है। को परीक्षा में ध्यान रखना आवश्यक है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा कि अगर मान लो ऐसे शब्द आ गए DACA और FWTA, तो आप इसका जो फुल फॉर्म है उसको आपको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पर अप्रोचेस देखेंगे, किस प्रकार से टीचिंग की प्रोसेस को हम समझ सकते हैं। तो पहली अप्रोच है आदर्शवादी अप्रोच। आदर्शवाद एक अत्यंत प्राचीनवादी सिद्धांत है। इसका प्रभाव किसी न किसी रूप में जीवन के प्रत्येक पक्ष पर पड़ता है। अरस्तू के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक व बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है। व्यक्ति को ऐसे श्रेष्ठतम मूल्यों से अलंकृत करना है जो मानवता के लिए आवश्यक है। आदर्शवाद नैतिक मूल्यों यानी मोरल वैल्यूज, स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता, आत्म अनुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, व्यक्तित्व के उन्नयन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर बल देता है। कौन? आदर्शवाद। संक्षिप्त शब्दों में कहें तो सत्यम शिवम और सुंदरम की व्याख्या आदर्शवाद की आत्मा है। अध्यापक से अपेक्षाकृत अधिक कमजोर शिक्षण विधियां, सह शिक्षा और सर्व शिक्षा की अवहेलना आदि इसकी मुख्य कमियां रही। तो इसमें क्या है कि आप एक आइडियल एजुकेशन क्या होनी चाहिए, अगर एजुकेशन का वास्तविक अर्थ देखा जाए तो यही है कि हम अपना सर्वांगीण विकास कर सकें, हम अपने आप को जानें, हम विश्व कैसे चलता है, हम ग्लोबल कम्युनिटी के रूप में लोगों को देखें, हम हमारे अंदर सद्विचार आए, सद्गुण आए, ऐसी उद्देश्य होता है शिक्षा का। तो ये आदर्शवाद चीज़ें हैं जो हमें सिखाने का प्रयास करती हैं। इसकी कुछ कमियां भी हैं। तो अध्यापक से अपेक्षाकृत अधिक कमजोर शिक्षण विधियां, सह शिक्षा और सर्व शिक्षा की अवहेलना इसमें की जाती है। क्यों? क्योंकि
अब हर व्यक्ति तो अपने आप को जान नहीं सकता है, तो हर व्यक्ति तो अब उस टाइप का नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये इसमें सब शिक्षक की अवहेलना तो हो ही जाती है। फिर प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म, इसमें प्रकृति को ही शिक्षक माना जाता है। तो हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि हैं या एक ऋषि थे जिन्होंने हर एक चीज से, यहाँ तक कि चींटी से, पेड़ से, हर व्यक्ति से या हर जो व्यक्ति या वस्तु है उससे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। तो इसमें प्रकृति को ही शिक्षक माना जाता है और पुस्तकीय ज्ञान पर कम बल दिया जाता है। उदाहरण के लिए कोई बच्चे यदि वृक्ष पर चढ़ना चाहता है तो उसे ऐसा करने दे, गिरने से उसे अपनी भूल का एहसास होगा। यह एक प्रकार के शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण है कि आप लेट द चाइल्ड डू व्हाट एवर ही और सी वांट्स टू डू, और आप एक चाइल्ड को वो करने की आज़ादी दीजिए जो करना चाहता है। तो अगर वह तवे में हाथ रखना चाहता है, गर्म तवे में हाथ रखना चाहता है, तो उसको रखने दो, दोबारा नहीं रखेगा। यही है कि अपनी गलती से वो सीखेगा। शिक्षक का कार्य छात्रों के विकास के लिए वातावरण तैयार करना है। यह निषेधात्मक शिक्षा को भी सम्मिलित किया गया है। तो इसमें निषेधात्मक शिक्षा को सम्मिलित किया गया है, जिसके अनुसार शिक्षार्थी को असत्य मार्ग से बचाना है। इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थी को असत्य मार्ग से बचाना। क्रिया द्वारा सिखाना, लर्निंग बाय डूइंग, अनुभव, इंद्रियों द्वारा शिक्षण, निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, क्रीड़ा, प्लेवे, ह्यूरिस्टिक्स। डाल्टन द्वारा प्रस्तावित शिक्षण विधियां मुख्य रूप से प्रकृतिवाद के अंतर्गत ही आती हैं। वही है बेसिकली, आप करिए फिर सीखिए। यही प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म। तो जॉन डेवी को प्रयोजनवाद का मुख्य प्रतिपादक माना गया है। इसके अंतर्गत क्रियाशीलता और व्यवहारिकता को महत्व दिया जाता है। इसको प्रयोगवाद भी कहा जाता है। प्रयोजनवाद को अमेरिका की देन कहा जाता है। इसमें पूर्व निश्चित आदर्शों या सत्य का कोई स्थान नहीं होता है। पूर्व में कोई आदर्श है या कोई निश्चित सत्य है, उसमें इसका स्थान नहीं होता है। यूनिवर्सल ट्रुथ या कोई पूर्व सत्य की बात इसमें नहीं की जाती। अनुभव ही सब मूल्यों को कसौटी है। तो आपने जो अनुभव किया है वही सही। तो अगर आपने ये अनुभव किया है कि सती प्रथा बेकार है तो ये सही है, और अगर आपने उस समय अनुभव किया था कि सती प्रथा सही है तो वो सही। पहले से कुछ आप पे थोपा नहीं जाएगा। इसे ही ज्ञान का आधार माना जाता है। इसी प्रयोजनवाद के आधार पर क्रियात्मक विद्यालय, एक्टिविटी स्कूल सिस्टम का आरंभ हुआ। तो जो ये प्ले स्कूल टाइप के होती हैं, जहाँ पर आप जाते हैं और क्रिया करके सीखते हैं, यही। पहले से कोई ज्ञान नहीं, आप जो ज्ञान बनाएं वही ज्ञान, या जो आप अनुभव करते हैं वही। फिर अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियल। तो इसके मुख्य प्रतिपादक किर्कगार्द हैं, जिनका यह कहना है कि मेरा अस्तित्व है क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं इसलिए सोचता हूँ कि मेरा अस्तित्व है। तो चूंकि मेरा अस्तित्व है इसलिए मैं सोचता हूँ, और मैं सोचता हूँ इसलिए मेरा अस्तित्व है। तो ये बेसिकली अस्तित्ववाद पर फोकस करते हैं। इसमें व्यक्तिवाद पर अधिक बल दिया जाता है। अस्तित्व को बनाए रखने या पूर्णतया लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वयं संघर्ष करना पड़ता है। अस्तित्ववाद का मूल मंत्र है अपने आप को जानो। जो क्या कौन बोलते थे? स्वामी विवेकानंद जी बोलते थे कि नो योरसेल्फ। शिक्षकों का कर्तव्य बनता है कि वो छात्रों में मौलिकता, सृजन शक्ति, सक्रियता, मानवतावादी दृष्टिकोण आदि उत्पन्न करने में सहायक हो। तो अब देखते हैं कि जो हमारी मौलिकता है खत्म हो चुकी है। जो इंस्टाग्राम, जो फेसबुक हमें बताता है, जिस प्रकार की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो चीजें चलती हैं उसी को हम सत्य मान लेते हैं। लेकिन हमें जो छात्र हैं उनमें मौलिकता डेवलप करनी पड़ेगी। जो शिक्षकों का एक जो गिरावट आ रही है टीचिंग और लर्निंग में, वो यही है कि मौलिकता नहीं डेवलप हो रही है। अमेरिका क्यों आज, चाइना क्यों आज इतना बढ़ गया है? क्योंकि वहाँ के जो बच्चे हैं सृजनात्मक है, क्रिएटिव है। वो पढ़ने को एक भार नहीं मानते हैं, वो एक्टिव लर्निंग करते हैं, वो चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। तो नई नई चीज़ें आती हैं। अब आप इंस्टाग्राम, फेसबुक इसी में से ज्ञान ही लेते रहेंगे तब तो कुछ हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है मानवतावाद। मानवतावाद जीवन में एक उचित संतुलन है और मनुष्य को सभी गतिविधियों का केंद्र है। मनुष्य को सभी गतिविधियों और मानदंड मानता है। तो मनुष्य को सभी गतिविधियों का केंद्र व मानदंड मानता है। मानवतावाद सभी मनुष्यों के हितों व कल्याण में विश्वास करता है। इस प्रकार मनुष्य के जीवन को रूपांतरित करना चाहिए ताकि सभी का कल्याण लक्ष्य बन जाए। अधिगम का यह रूप आत्म साक्षात्कार, वास्तविकीकरण, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर निर्भर है। यह संकल्पना सहयोग, आपसी सहिष्णुता, म्यूचुअल टॉलरेंस और सामाजिक समझ का समर्थन करता है। कार्ल रोजर्स और अब्राहम मास्लो मानवतावाद के प्रमुख समर्थक हैं। फिर रैशनलिज्म, तर्कवाद। तो तर्कवाद के अनुसार ऐसे कई महत्वपूर्ण ढंग हैं जिनके माध्यम से हमारी अवधारणाएं और ज्ञान हमारे इंद्रिय अनुभव, सेंस एक्सपीरियंस के माध्यम से स्वतंत्र रूप से प्राप्त होते हैं। तो चीजें हम तर्क के माध्यम से जब प्राप्त करते हैं तो वो ही होती है। इसमें तर्कवाद का इसमें उदाहरण दिया जाता है। अनुभववाद,
तो अनुभववाद के अनुसार हमारा संवेदी तंत्र यानी सेंसरी एक्सपीरियंस हमारी सभी अवधारणाओं और ज्ञान का अंतिम स्रोत है। तो जो चीज हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जिस चीजों का हम अनुभव कर पा रहे हैं, केवल वही ज्ञान सत्य है। यहाँ से प्रत्यक्षवाद का कॉन्सेप्ट भी निकलेगा, पॉजिटिविज्म की। जो चीजें दिखाई देती हैं केवल वही सत्य है, जिन चीजों को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वही सत्य है। तो यही है अनुभववाद की। जिन चीजों का हम एक्सपीरियंस, अब हमने कभी दुख का एक्सपीरियंस किया ही नहीं तो दुख क्या है, गॉड का हमने कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं तो हम क्या जाने कि गॉड क्या, ये बात होती है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान ये क्या है, इस धारणा के अनुसार संपूर्ण अपने भागों के योग से बड़ा होता है। संपूर्ण यानी होल जो होता है वो अपने भागों के योग से बड़ा है। उदाहरण के लिए मानव शरीर में कोशिकाएं, ऊतक, अंग और तंत्र सिस्टम आदि होते हैं और इन सभी घटकों का योग अंगों के योग से अधिक होता है। अंग आप इंडिविजुअली आप सब अंग को लगा दे, लेकिन जो शरीर का मोल होगा, आपकी जो पूरे बॉडी का मोल होगा, वो आपके एक एक अंग के मोल से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो शरीर है किसी भी अंग के बिना रह सकता है, लेकिन आपके अंग आपके शरीर के बिना नहीं रह सकते। ये ऐसा इसलिए क्योंकि भाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनके मध्य परस्पर तालमेल बना हुआ है। इसके अलावा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान ने इस धारणा के महत्व प्रदर्शित किया। इसने यह भी दिखाया कि जटिल अधिगम की आवश्यकता धीरे धीरे लंबे समय के लंबे अभ्यास के माध्यम से नहीं होती, बल्कि अंतर्दृष्टि इंसाइट के माध्यम से विकसित हो सकती है। यह सिनर्जी की अवधारणा में विश्वास करते हैं, जो कि मानता है कि 2 + 2 + 5 भी हो सकता है। 2 + 2 = 5, 1 और 1 11, 1 और 1 11, ये बात है। विभिन्न दर्शनग्राही दर्शन यानी इलेक्ट्रिक फिलॉसफी, विभिन्न दर्शनग्राही सभी स्रोतों से ज्ञान का संलयन फ्यूजन है। यह एक विचित्र प्रकार का शैक्षणिक दर्शन है जो विभिन्न दर्शनों से सभी अच्छे विचारों और सिद्धांतों को मिश्रित करता है। तो सभी चीजों से, सभी लोगों से, सभी सिद्धांतों से आप कुछ अच्छी अच्छी चीजें लीजिए और उसको जोड़ के आप एक नया सिद्धांत बना दीजिए। तो यही है, यह एक विचित्र प्रकार का शिक्षण दर्शन है जो विभिन्न दर्शनों से सभी अच्छे विचारों और सिद्धांतों को मिश्रित करता है। शिक्षा के कई और दर्शन भी हैं और प्रत्येक दर्शन का अपना योगदान और सीमाएं हैं। कोई भी दर्शन अपने आप में पूर्ण नहीं है और साथ ही एक ही दर्शन को सभी स्थितियों में सफलतापूर्वक लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुनिया और उसके मूल निरंतर परिवर्तित होते रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था भी समय समय पर परिवर्तित होती है। जो प्राचीन शिक्षा थी वो आज उसका कोई महत्व नहीं रह गया। आधुनिक जो शिक्षा है आज उसका महत्व है। तो यही बात है, जो मध्यकालीन जो शिक्षा थी उसका कोई महत्व नहीं रह गया। तो यही बात है कि शिक्षा भी परिवर्तित होती रहती है, आयाम उसके बदलते रहते हैं। शिक्षा के महत्वपूर्ण दर्शन, शिक्षा और शिक्षण में महत्वपूर्ण अवधारणाएं और उसके प्रस्तावक। तो बुनियादी शिक्षा, वर्धा स्कूल ऑफ सिस्टम, ये महात्मा गांधी से रिलेटेड है। फिर अधिगम प्रकृति में और प्रकृति में होना चाहिए। अधिगम यानी लर्निंग प्रकृति में और प्रकृति से होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो लर्निंग है वो हम नेचुरली लर्न करें, हम कुछ करें फिर सीख लें, और प्रकृति से होना चाहिए। इन सेंस कि हम नेचर के करीब जाके चीजों को सीखने का प्रयास करेंगे। है अरविंद टैगोर ऐसा बोलते हैं। एकात्म शिक्षा, इंटीग्रल एजुकेशन, ये श्री अरविंदो का है। भारतीय दर्शन के आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान दें, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बोलते हैं। मानव मन को बदलने के लिए शिक्षा, ये जे कृष्णमूर्ति बोलते हैं। फिर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग यानी प्रायोगिक शिक्षा, ये जॉन डेवी का कॉन्सेप्ट है। व्यक्तित्व के विकास के माध्यम से स्वशिक्षा, ये मारिया मोंटेसरी का कॉन्सेप्ट है। फिर किंडरगार्टन जो कॉन्सेप्ट आया है, स्व गतिविधि, रचनात्मकता और सामाजिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। ये फेडरिक फ्रोबेल का है, ये बहुत चल रहा है, इसमें इसको याद रखिएगा, फेडरिक फ्रोबेल का है, फेडरिक फ्रोबेल का किंडरगार्टन जो सिस्टम। कोई औपचारिक शिक्षा नहीं होनी चाहिए और प्रकृति ही केवल शिक्षक है। ये जीन जैक्स रूसो कहते हैं कि प्रकृति ही हमारी शिक्षक, कोई औपचारिक शिक्षा की जरूरत नहीं।